पुष्पा के कहने पर कोंडा रेड्डी ने एक ट्रक को खुलवाकर सारी चंदन की लकड़ियां उस ट्रक के अंदर डाल दी। ट्रक की निकाली हुई चादर फिर दोबारा चंदन की लकड़ियों के ऊपर रखकर वेल्डिंग कर दी। फिर ट्रक के ऊपर की परत में दूध भर दिया था। असल में यह पूरा प्लान पुष्पा का है, ट्रक को चेक पोस्ट से निकालने के लिए, जिससे देखने पर ऐसा लगे कि वह दूध एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस को पता ही न लग पाए कि ट्रक के नीचे वाले हिस्से में लकड़ियां छुपाई गई हैं। ट्रक जैसे ही चेक पोस्ट तक पहुंचता है तो पुलिस ट्रक को चेक करने लगती है, लेकिन ऊपर से देखने पर वह दूध से भरी टंकी लग रही थी। पुष्पा पुलिस की नाक के नीचे से सारी चंदन की लकड़ियों को चेक पोस्ट से निकाल कर ले गया। कोंडा रेड्डी पुष्पा का दिमाग से काम लेने को देख हैरान हो जाता है। अब चंदन की तस्करी का काम पुष्पा को दे दिया गया था, लेकिन 1 करोड़ के माल को एक्सपोर्ट करने में केवल उसे 5 लाख मिलेंगे। पुष्पा इस डील से खुश नहीं था, वह 4% की डिमांड रखता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि 4% में तो उसे घाटा होगा, लेकिन पुष्पा के पास एक तरीका था, वह 4% भले ही कम हो, लेकिन चंदन की लकड़ियां अगर ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होंगी तो 4% बहुत ज्यादा हो जाएगा और पुष्पा को उसका काम करने वाला नौकर नहीं बनना था, उसे उसके साथ काम करने वाला पार्टनर बनना है। इसलिए उसने 4% हिस्सेदारी की डिमांड रखी। ऐसे करते करते पुष्पा हर बार चेक पोस्ट से लकड़ियां निकाल रहा था और पुलिस को भी कोई अंदाजा नहीं था कि लाल चंदन अभी भी मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है। पुष्पा के कहने पर कभी-कभी एम्बुलेंस में भी लकड़ियां छुपाकर ले जाई जा रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब पुलिस को शक होने पर वह ट्रक की अच्छे से चेकिंग करने लगती है। गोविंद ट्रक के नीचे वाले हिस्से में लाठी बजाता है तो उसे वह आवाज सुनकर पता चल जाता है कि ट्रक के निचले हिस्से में कुछ तो रखा हुआ है। फिर गोविंद ड्राइवर को पकड़कर पीटने लगता है, लेकिन ड्राइवर के सामने एक शर्त रखता है, अगर वह पुष्पा को पकड़वाने में मदद करे तो उसे जाने दिया जाएगा। गोविंद धीरे धीरे लकड़ियों को किधर पहुंचाया जा रहा है सब ड्राइवर के मुंह से निकलवा लेता है। तकरीबन 200 टन चंदन चेन्नई एक्सपोर्ट होना था, जो लगभग 200 करोड़ का है। अब ड्राइवर यह भी बता देता है कि सारा माल मंगल श्रीनु के गोडाउन में छुपाया जाएगा। असल में यह सारी बात ड्राइवर के मुंह से पुलिस के पकड़े जाने पर पता चल जाती है। पुलिस ड्राइवर के सामने एक समझौता रखती है कि अगर वह पुष्पा को पाने में मदद करे तो उसे पुलिस स्टेशन से जाने दिया जाएगा और 50 लाख का इनाम मिलेगा। वहीं मंगल श्रीनु दिखाया जाता है, चंदन की तस्करी का बादशाह। इसके बिना चंदन की लकड़ियों का धंधा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। श्रीनु के खिलाफ अगर कोई जाता है तो वह जिंदा नहीं बच पाता। तभी मंगल श्रीनु उस लाल वैन को देखता है और कोंडा रेड्डी से पूछता है कि क्या यह नया आदमी भरोसा करने लायक है। तभी रेड्डी बताता है कि पुष्पा के होते हुए अभी तक एक लकड़ी भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई। पुष्पा की ऐसी पर्सनैलिटी देख श्रीनु भी समझ जाता है कि इसमें कुछ तो बात है। तभी पुष्पा गोडाउन तक पहुंचता है, लेकिन अभी तक लकड़ियों को दूसरी जगह पहुंचाया ही नहीं गया था, क्योंकि रेड्डी के छोटे भाई जॉली की वजह से अब पुलिस किसी भी वक्त उनके गोडाउन पर रेड मारने वाली थी। पुष्पा ने तुरंत सारा माल लोड कराने के लिए बोल दिया, लेकिन जॉली रेड्डी उधर पहुंच जाता है। तभी कोंडा रेड्डी का फोन आने पर पुष्पा को पता चल जाता है कि पुलिस ने उनका गोडाउन ढूंढ लिया है। ऑफिसर गोविंद कभी भी समय उसके गोडाउन तक पहुंच सकता था। जॉली रेड्डी पुष्पा को मारने लगता है, लेकिन कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि अगर लकड़ियां जब्त कर ली गई तो उन्हें 3 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान उठाना होगा। पुष्पा देखता है तो उधर हजारों किलो लकड़ियां मौजूद थी। पुलिस से बचकर उधर से माल को निकालना मुश्किल था, लेकिन पुष्पा वैन से पैसे निकालकर केशव को डैम की ओर भेज देता है। पुष्पा तुरंत सारी लकड़ियों की रस्सी काट देता है। धीरे धीरे सारी लकड़ियां नदी में धंस जाती हैं, गिरने लगती हैं और पानी के बहाव से होते हुए आगे जा रही थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस फाइनर्स श्रीनु के गोडाउन तक बहुत जल्द पहुंचने वाली थी। केशव भी डैम तक पहुंच रहा था। पुलिस के उधर पहुंचने से पहले पुष्पा ने सारी लकड़ियों को नदी में बहा दिया था, लेकिन अभी भी एक लकड़ी उधर रह जाती है। पुष्पा तुरंत जेसीबी का हैंडल घुमाता है और उस लकड़ी को भी नदी में फेंक देता है। पुलिस भी उधर पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस के उधर देखने पर उन्हें एक लकड़ी भी नहीं मिलती। पुलिस भी उधर पहुंचकर लकड़ियों की छानबीन करने लगती है, लेकिन उन्हें एक लकड़ी भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर केशव सही समय पर डैम तक पहुंच चुका था। डैम के चौकीदार को पैसे देकर डैम बंद करने के लिए कहता है। असल में यह पूरा प्लान पुष्पा का था। उसने फिर एक बार पुलिस से पहले ही सारी लकड़ियों को नदी के उस पार पहुंचा दिया था। अब लकड़ियां डैम से होते हुए आगे जा रही थी, लेकिन सही समय पर केशव ने डैम को बंद करा दिया। डैम बंद होते ही पुष्पा ने जो सारी लकड़ियां नदी में फेंकी डैम पर इकट्ठा हो चुकी थी। वहीं गोविंद भी हैरान होकर पुष्पा को देख रहा था कि सारा माल उधर से ले जाना नामुमकिन है, तो यह सब पुष्पा ने कैसे किया। गोविंद पुष्पा से कहता है कि हाँ, वह भले ही आज जीत चुका है, लेकिन वह जो बाजी खेल रहा है वह हारेगा। किसी न किसी दिन वह हिरासत में होगा और हम जश्न मनाएंगे। पुष्पा ने जो सारा माल बचाया उसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की थी, इसलिए एक रात में पुष्पा मंगल श्रीनु और सभी का पसंदीदा बन चुका था। पुष्पा का रिश्ता भी उसकी पसंदीदा लड़की श्रीवल्ली से हो रहा था। पुष्पा अपनी माँ को उस लड़की के घर ले जाता है, लेकिन पुष्पा की माँ को ऐसा लग रहा था कि लड़की के परिवार वालों को कुछ गलतफहमी हो चुकी है। तो पुष्पा केशव से पूछता है कि तूने ऐसा क्या बोल दिया। केशव बताता है कि उसने तो केवल यही बोला है कि तुम मोलेटी परिवार से हो। जब पुष्पा की माँ को पता चलता है तो वह पुष्पा से घर वापस जाने को बोलती है, लेकिन पुष्पा कहता है कि माँ तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, हम मोलेटी परिवार से ही तो हैं। तभी श्रीवल्ली उधर आ जाती है। यही वह लड़की थी जिससे पुष्पा की शादी होने वाली थी। पुष्पा श्रीवल्ली को देख बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। मोलेटी परिवार का बेटा मोहन उधर पहुंच जाता है। फिर वह कहता है कि शादी तो हो रही है, लेकिन किसको यह नहीं पता कि पुष्पा किस खानदान का है या उसका कोई परिवार है भी कि नहीं। मोहन पिता से कहता है कि वह किस नाजायज से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहा है। लड़की का पिता कहता है उससे बोला गया था कि वह आपका भाई है, इसलिए वह अपनी बेटी का रिश्ता करा रहा है। मोहन कहता है कि उसके बाप का नाम लगाने से कोई नाजायज हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन जाता। क्या सबूत है कि यह मेरे बाप की ही औलाद है। पुष्पा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा था। वह जैसे ही उठता है उसकी माँ उसे रोक लेती है, लेकिन पुष्पा बहुत बर्दाश्त कर चुका था। वह उधर से उठकर मोहन के सर पर लौटा फेंक कर मार देता है। इस बीच उसकी माँ जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। पुष्पा केशव को वैन लाने के लिए कहता है और उधर से अपनी माँ को अस्पताल ले जा रहा था, क्योंकि उसकी माँ के सर से काफी खून बह चुका था। पुष्पा उधर से अपनी माँ को अस्पताल ले जा रहा था। पुष्पा को उसकी माँ उसे अपने पिता के बारे में सारा सच बता देती है। वह कहती है कि उसने समाज और अपने बच्चे में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने अपने बच्चे को चुना, लेकिन इस वजह से वह अपने बच्चे को कभी उसके पिता का नाम नहीं दे पाई, जिसकी बदौलत पुष्पा को वह सब सहन करना पड़ा है। पुष्पा अपनी माँ को रोते देख चुप होने को कहता है। पुष्पा केशव को बताता है कि जब वह केवल 5 साल का था तो उसे याद है उसके सौतेले भाई मोहन ने उनके पिता के खत्म हो जाने पर उनसे
सारा सामान छीन लिया और गाँव में उनका बहुत अपमान किया। वह बताता है कि उसके पिता की दी गई केवल आखिरी निशानी जो उन्होंने अपने हाथों से दी थी, वह सोने का लॉकेट भी मोहन छीन कर ले गया। उस दिन से अब पुष्पा अपने आप से वादा करता है, चाहे या 10 करोड़ सबसे वसूलेगा, मैं पुष्पाराज झुकेगा नहीं। यह कहकर वह मंगलम श्रीनु के घर आ गया था। वहीं मंगलम श्रीनु एक डीलर को मार रहा था जो अपनी मंजूर हुई कीमत में 10% एक्स्ट्रा देने की मांग कर रहा था। तभी श्रीनु पर एमएलए का फोन आ गया था। वह उस डीलर को माफ करके उधर से जाने की मांग करता है, लेकिन सिनु यह कह रहा था कि उसने उस डीलर को 5 मिनट पहले ही खत्म कर दिया। अगर वह 5 मिनट पहले फोन करता तो वह बच जाता। अब कुछ नहीं हो सकता कहकर फोन काट देता है। यह सब पुष्पा अपनी आंखों से देख रहा था। पुष्पा मंगलम श्रीनु को बताता है कि हाँ, उन्हें 15 चेक पोस्ट को पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सारा माल आसानी से चेन्नई तक पहुंचा दिया। मंगलम श्रीनु यह सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, किससे पूछकर सारा माल चेन्नई तक पहुंचाया? पुष्पा उन चंदन की लकड़ियों से जितनी भी कमाई होगी उसमें से केवल 1 करोड़ की डिमांड रखता है, लेकिन श्रीनु कहता है कि वह मना करे तो पुष्पा उसको बोलता है कि वह मुरुगन को सीधा सारा माल बेच देगा। श्रीनु का साला कहता है कि देख रहा है इसका क्या हाल हुआ, 50 लाख मांग रहा था। पुष्पा कहता है कि इसीलिए तो वह 25 का 50 कराने आया था, लेकिन उसकी ऐसी हालत देख 1 करोड़ डिमांड रख रहा हूँ। अगर तुम्हें माल में से प्रॉफिट का 1 करोड़ ही देना तो रहने दो, मैं खुद सारा माल बेच दूंगा। श्रीनु उसे गुस्से से देख रहा था। पुष्पा उधर से चला जाता है। श्रीनु का साला पुष्पा को रास्ते से हटाने का सुझाव देता है, लेकिन पुष्पा उधर से गया नहीं था। वह वापस आकर मंगलम श्रीनु के मोबाइल से ही मुरुगन को कॉल लगाकर सीधा सारा माल खरीदने के लिए कहता है। श्रीनु अपने एक साथी से पुष्पा को मारने का इशारा दे रहा था। जैसे ही श्रीनु की पलक झपकती है, वह धीरे धीरे उसके सारे आदमियों को खत्म करता जा रहा था। इसी बीच मंगलम श्रीनु के ऊपर उसकी ही छत गिर जाती है। फिर पुष्पा आखिरी बार कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हो क्या? फायर है मैं। यह कहकर उधर से चला जाता है।